हेलो गाइस, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं एग्रो मीटियोरोलॉजी, सेकंड मीटियोरोलॉजी और एग्रो मीटियोरोलॉजी के बीच में डिफरेंस, थर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कॉम्पोजिशन यानी एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उनका हमने एटमॉस्फेयर को वर्टिकल कितने लेयर्स में बांट रखा है और उनमें टेम्परेचर देखेंगे कि वो बढ़ता है घटता है, यानी हम इस एल्टीट्यूड पे अगर हम बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो किस रेट से होता है। इसको हम एक टर्म से पढ़ेंगे, लैप्स रेट के टर्म में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक का एजेंडा है वो ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक को लेके। तो मीटियोरोलॉजी क्या होता है, ये जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है मीटियोरो, जिसका मतलब होता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और लॉजी मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ साइंस और द स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मीटियोरोलॉजी। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यही हो गया कि आज के लेक्चर में हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर भी जो है वो बहुत पतला तो नहीं है, मतलब पतला इन द सेंस बहुत कम रेंज में नहीं है, उसका रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जो मेन हमारा जो फोकस होता है स्टडी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है अर्थ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ यानी प्लांट्स और एनिमल के लिए, वो लोअर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और लोअर एटमॉस्फेयर का जो रेंज कहा जाता है वो अप्रॉक्स सरफेस टू 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल प्रोसेस जो होता है मतलब टेक प्लेस करता है। यानी फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब है जो एक्सचेंज ऑफ हम एयर देखते हैं या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन जो हमें देखना है वो इसी लेयर में ही हम देखते हैं, जो कि हमारे लाइफ और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मीटरोलॉजी जो है इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड जियोग्राफी। ठीक है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये जो इसको कहा जाता है कि फिजिक्स और जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन है। अब इसको फिजिक्स क्यों कहते हैं, अब हमने फिजिक्स का है और ज्योग्राफी का है, तो इसको फिजिक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें वो साइंस का यूटिलाइज करते हैं जिसमें हम फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि फिजिक्स का वो प्रिंसिपल्स का हम इसमें अप्लाई करते हैं जिससे हमको बिहेवियर ऑफ एयर के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो इस वजह से ये फिजिक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज है कि इट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल वेदर एलिमेंट्स। ठीक है, वेदर एलिमेंट्स क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे जो हैं वो वेदर एलिमेंट है, इसका हम एनालिसिस करते हैं ओवर शॉर्टर पीरियड ओवर ए स्मॉलर एरिया। आया बात समझ में आता है, एटमॉस्फेयर हम पूरे बहुत बड़े लार्ज एरिया पे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो स्मॉल पार्ट पार्ट करके हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज रिलेटेड टू एज वेदर। कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट एरिया कह रहे हैं यानी स्मॉलर एरिया कह रहे हैं, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, हम अगर वहाँ के फिजिकल कंडीशंस को देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली हम किसके, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना मतलब वहाँ के वेदर कंडीशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि मीटियोरोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में यानी वेदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए जो मीटियोरोलॉजी है इसको समटाइम्स हम कहते हैं फिजिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, वेदर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, मतलब स्मॉल टाइम और स्मॉल एरिया के लिए होता है। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ जमशेदपुर में, तो मैं अगर बात करूँ कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, क्लाउडी डे है। ठीक है, तो क्लाउडी डे है तो वो क्या हो गया, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और उसको हम वेदर बोलेंगे, क्योंकि जो मैंने एरिया जो रेफर किया है वो क्या है, स्मॉल एरिया है और शॉर्टर पीरियड। जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और इसी को मैं अगर 30 ईयर्स के टाइम पे देखूँ कि यहाँ पे एवरेज जो वेदर किस तरीके का रहा है वो हमारा क्या कंसिडर हो जाएगा, एज अ क्लाइमेट। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल लूँ कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा, कोल्ड सीजन हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, मतलब डे वाइज अगर हम बात करें तो वेदर। ठीक है, वीक वाइज भी अगर अभी हम बात करेंगे तो वेदर, लेकिन जो टाइम लंबे समय के लिए लिया जाता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जैसे कोल्ड सीजन हो गया। इसी से एक मिलता जुलता जो टर्म है वो है हमारा एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी। ठीक है, सिंपल सा टर्म है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, जिसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि यही मेट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में एटमॉस्फेयर का इफेक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्लस उसका इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में भी कौन सा, सिर्फ इन्वायरमेंट जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो।
तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी या फिर अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहने का मतलब है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है? एक अप्लाइड मेट्रोलॉजी का पार्ट है जिसमें हम फिजिकल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दूसरा डेफिनेशन देखो, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से अगर हम उसके वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिलेट कर दें, मतलब मिक्स कर दें, यानी इनके प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ें, मिक्सचर के बारे में पढ़ें कि वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट कैसे है इन एग्रीकल्चर में और या फिर हमारे डिफरेंट एग्री बिजनेस पे, तो वो ही हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और एक लास्ट डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ साइंस कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मेट्रोलॉजी to the measurement and analysis of the physical environment in agriculture systems। ठीक है, the word agrometeorology is the abbreviated form of agriculture meteorology। ठीक है, हम कहने का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को हम एग्रोमेट्रोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब हम ये दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे, मीटरोलॉजी क्या है और एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी क्या है। तो अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो मीटरोलॉजी जो है ये, यानी जो पहला टर्म मैंने लिखा है ये जो है वो ब्रॉडर टर्म है, और ये जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मीटरोलॉजी से छोटा, यानी इस मीटरोलॉजी का पार्ट है एग्रोमीटरोलॉजी। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है मेट्रोलॉजी के बारे में लिखा है, और यहाँ जो मैंने लिखा है वो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में लिखा है। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला मेट्रोलॉजी वाले सेक्शन में देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। ठीक है, मेट्रोलॉजी जो है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स का पार्ट है। इसको मैंने फिजिक्स क्यों बोला था, आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हम इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द एयर, स्टडी द बिहेवियर ऑफ द एयर के बारे में जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है उसके बारे में बेसिकली इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी में है, इट इज अ वेदर साइंस। कहने का मतलब है कि हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें वेदर का नॉलेज मिलता है मेट्रोलॉजी में, इसीलिए इसको वेदर साइंस कहते हैं। इट इज अ फिजिकल साइंस। ठीक है, हम इसमें फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और बेसिकली जो फिजिकल प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर का उसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको फिजिकल साइंस भी कहते हैं। इट एम्स एट वेदर फॉरकास्टिंग, इसके बारे में आगे देखेंगे, इसका एप्लीकेशन है। मेट्रोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि आगे हम वेदर का फॉरकास्टिंग कर पाएं, क्योंकि वेदर फॉरकास्टिंग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वेदर सर्विस इज द कंसर्न। कहने का मतलब है कि वेदर सर्विस जो है वो हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर ही नहीं बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। ठीक है, और जो लास्ट है, इट इज़ अ लिंकिंग साइंस टू द सोसाइटी। ठीक है, मतलब ये जो मेट्रोलॉजी है वो बेसिक्स है जिसमें हम एटमॉस्फेयर का जो स्टडी है वो क्यों करते हैं और क्या है उनके बारे में बताया गया है। अब इनसे हम डिफरेंस समझते हैं कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है। Agriculture meteorology, it is a branch of applied meteorology or a branch of agriculture as it deals with agriculture। ठीक है, सिंपल सा लाइन है कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, अप्लाइड मेट्रोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर से डील करता है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी, कहने का मतलब मिक्सचर है एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी का एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, इट इज ए बायोफिजिकल साइंस। यहाँ पे क्या था, फिजिकल साइंस था, यहाँ पे लिविंग थिंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, यानी ये प्लांट से रिलेटेड है ना, इसलिए बायोफिजिकल साइंस कहा जाता है इसको। ठीक है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू मेट्रोलॉजिकल स्किल्स। ठीक है, मतलब जो हम यहाँ पे मेट्रोलॉजी में जो स्किल्स पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, एग्रो एडवाइजरी सर्विस टू द फार्मर इज द कंसर्न बेस्ड ऑन द वेदर फॉरकास्ट। कहने का मतलब है कि हम जो मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कैसे करते हैं, एग्रो एडवाइजरी करके फार्मर्स को एडवाइस देते हैं कि हाँ अब का मौसम ये अगले आने वाले 3 मंथ्स ऐसे होंगे, आगे के 3 मंथ्स ऐसे होंगे, आप तब इरिगेशन करो, आप तब इरिगेशन की नीड ज़्यादा होगी तो पहले से वाटर रिजर्वायर बना के रखो। ये सारी चीज़ें जो एडवाइजरी है वो हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के हेल्प से करते हैं। और जो लास्ट है, इट इज़ अ लिंकिंग साइंस टू दी फार्मिंग कम्युनिटी। बेसिकली जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है वो सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी पे ही बेसिकली जो है वो इम्पोर्टेंस उनके लिए ही करता है। ठीक है, तो मेन जो है हम सारा चीज़ किस लिए करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। तो हम मेन देखेंगे कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है इन क्रॉप प्रोडक्शन वो क्या है। सबसे पहला है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग
प्लानिंग क्रॉप पैटर्न्स और द सिस्टम। हम इस मौसम के अनुसार ही तो क्रॉप पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का। दूसरा सिलेक्शन ऑफ द सोइंग डेट्स, हम कब सो करेंगे वो उन सब के बारे में। ठीक है, क्रॉप ईल्ड कितना मिलेगा, क्योंकि वो सोइंग डेट से भी डिफर करता है। अगर हम सोइंग डेट हमने ऑप्टिमम नहीं रखा है तो हमारा ईल्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव प्लोइंग हम इसी बेसिस पे कर पाते हैं। रिड्यूसिंग लॉस ऑफ अप्लाइड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऑन टाइम अगर हम करेंगे तो हमारा जो इसका यूज़ है वो भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप बस इनको याद रखना। जुडिशियस इरिगेशन टू क्रॉप, इरिगेशन तो ठीक है, ये इरिगेशन में वाटर है, वाटर और एक डायरेक्ट कंपोनेंट है हमारा एटमॉस्फेयर का। ठीक है, एफिशिएंट हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक बात आता है कि हम अगर मान लो कि वेदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे साइक्लोन, हेवी रेनफॉल, फ्लड्स और ड्रॉट्स हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैनेज करने के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरा अवॉइडेंस, थर्ड मिटिगेशन। प्रोटेक्शन क्या हो गया, व्हेन रेन इज फॉरकास्ट अवॉइड इरिगेशन, कहने का मतलब अगर बारिश आने वाला है तो हम इरिगेशन को अवॉइड कर दें ताकि एक्सेस ऑफ वाटर ना हो जाए। ठीक है, बट व्हेन द फ्रॉस्ट इज फॉरकास्ट अप्लाई इरिगेशन। ठीक है, अगर फ्रॉस्ट होने वाला है तो वाटर अप्लाई कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करो, अवॉइड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल स्प्रे व्हेन रेन इज फॉरकास्ट। अगर बारिश होने वाली है तो फर्टिलाइजर और केमिकल का स्प्रे जो है वो कोई इंपॉर्टेंट, वो बह जाएगा सारा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे अवॉइड करो, तो दूसरा अवॉइडेंस हो गया। ठीक है, मिटिगेशन, मिटिगेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यूज शेल्टर बेल्ट्स अगेंस्ट कोल्ड एंड हीट वेव्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, हमारा अगर क्रॉप खराब हो जाएगा, अगर मान लो कि बहुत हीट और कोल्ड वेव्स आने वाला है, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसे क्रॉप से बॉर्डर के लिए हम तैयार रहेंगे कि इस बार जो हमारे क्रॉप्स लगेंगे, ठीक है, उनमें हम क्या करने वाले हैं कि हम बॉर्डर भी बनाएंगे, शेल्टर बेल्ट्स बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ है जिससे हम क्रॉप को क्या कर सकते हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी, साइक्लोन, हैवी रेनफॉल और फ्लड आने वाला है अगर, तो उससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का ही हेल्प है, और 3 पॉइंट होता है इसमें, प्रोटेक्शन, अवॉइडेंस और मिटिगेशन, इन 3 चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, आप इसको भी समझ लो। ठीक है, फ्यूचर स्कोप मतलब जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, इसको आगे हम इसका एडवांसमेंट किस टर्म में सोच सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर स्कोप है टू स्टडी द क्लाइमेटिक रिसोर्सेज ऑफ ए गिवन एरिया फॉर इफेक्टिव क्रॉप प्लानिंग। ठीक है, पहला कि क्लाइमेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे कितना, यानी कितना वहाँ पे टेम्परेचर रह सकता है, मतलब टेम्परेचर वाइज क्रॉप को करना, रेनफॉल कितना मिलेगा, ये सब सारा चीज़ जो है हम एक गिवन एरिया के लिए निकाल सकते हैं, और उसी हिसाब से हम क्रॉप प्लानिंग करेंगे। टू इवॉल्व वेदर बेस्ड इफेक्टिव फार्म ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेदर बेस्ड जो है हम फार्म ऑपरेशंस करें ताकि हमारा इफेक्टिवनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। टू स्टडी क्रॉप वेदर रिलेशनशिप्स इन ऑल इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फॉरकास्ट क्रॉप यील्ड्स बेस्ड ऑन एग्रोक्लाइमेटिक एंड स्पेशल इंडिसेस यूजिंग रिमोट सेंसिंग। हम रिमोट सेंसिंग के वजह से, उसके हेल्प से, रिमोट सेंसिंग मतलब क्या, हम दूर से ही सेंस कर लें कि वहाँ पे किस रिसोर्स का यूज़ है, इसका ये फ्यूचर एप्लीकेशन है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में। ठीक है, तो बहुत सारे फ्यूचर स्कोप्स हैं, मैंने 3 इंपॉर्टेंट फ्यूचर स्कोप्स को यहाँ डिस्कस किया है। आपको अगर और भी इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप ले सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया कहने का ये मतलब है कि हम जानते हैं जो अर्थ है वहाँ पे इंडिया, अगर इंडिया का पोजीशन देखें तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 37.6 डिग्री नॉर्थ एंड 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो लैटिट्यूड होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर साइड, ये लैटिट्यूड है, कहाँ से स्टार्ट है, 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेके हमारा नीचे कहाँ 8.4 डिग्री नॉर्थ, और नीचे इससे और नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेटर। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 67.8 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 डिग्री ईस्ट की तरफ है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ इंडिया हो गया। अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप एंड हैज 3 स्फीयर्स। कहने का मतलब है अर्थ जो है उसका शेप क्या है, एलिप्टिकल है, और उसमें 3 स्फीयर्स पाया जाता है। फर्स्ट हाइड्रोस्फीयर, वाटर पोर्शन,
मतलब वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन यानी लैंड, और एटमॉस्फेयर द गैसियस पोर्शन जो है हमारा मेन एटमॉस्फेयर का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका कॉम्पोजिशन होता है, और इन तीनों को कंबाइन करते हैं एक लिविंग इन्वायरमेंट बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा मेन फोकस इस लेक्चर में किस पे है, एटमॉस्फेयर पे है, यानी गैसियस पोर्शन पे। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, द एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस पोर्शन है एटमॉस्फेयर, तो क्या है वो, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस फिजिकल मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रखना। पहले तो ये हो गया विच सराउंड्स द अर्थ ऑन ऑल द साइड्स, जो अर्थ को चारों तरफ से या हम बोलेंगे 6 तरफ से ढक कर रखता है, ढक के नहीं मतलब कवर करके रखता है। ठीक है, इट इज़ अ मोबाइल, कॉम्प्रेसिबल एंड एक्सपेंडेबल। कहने का मतलब है कि मोबाइल है यानी मूव करता है, यानी एयर जो है मूवमेंट करता है, कॉम्प्रेसिबल है और एक्सपेंडेबल भी है। ठीक है, इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कॉल्ड एरोजोल्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम एरोजोल्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, एरोजोल्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे प्लांट्स को। ठीक है, सम गैसेज आर परमानेंट इन एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट इन फिक्स प्रोपोर्शन टू द टोटल गैस वॉल्यूम। कहने का मतलब है टोटल गैस जितने भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कुछ गैस है उसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स कहने का मतलब है कि उनका परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन गैस जो है उसका देखते हैं, ऑक्सीजन है उसका देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं ना 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये कैसे कहते हैं, ये जो है परमानेंट गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बना रहे हैं। ठीक है, अदर वेरीज फ्रॉम, अदर मतलब अदर गैसेस जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं और टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करता है। लोअर एटमॉस्फेयर वेदर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म इज कॉल्ड होमोस्फेयर। कहने का मतलब है कि लोअर एटमॉस्फेयर जो है यानी जो अर्थ की तरफ है, और वहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर जो होता है बेसिकली यूनिफॉर्म होता है, उसको हम होमोस्फेयर कहते हैं। और जो अगर हम थोड़ा हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, यानी हाइट जब बढ़ता जाता है एटमॉस्फेयर का, जो कंपोजिशन होता है एयर का वो चेंज करता है, बेसिकली केमिकल कंपोजिशन, और इसको हम बोलते हैं हेट्रोस्फीयर। ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेयर के यूज पे। ठीक है, तो ये तो आपको एटमॉस्फेयर समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ेंगे भी एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है। जो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर होता है उसका ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है, मैं अभी आगे की स्लाइड्स में इनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, सबसे पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन विच इज यूजफुल फॉर द रेस्पिरेशन इन क्रॉप्स एंड एनिमल्स। हम एग्रीकल्चर बात करें तो सिर्फ क्रॉप्स के रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहला ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए क्रॉप का। दूसरा प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू बिल्ड बायोमास इन द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का, तो वो भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड नाइट्रोजन विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर। एक्ट एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन, एयर है और हम जानते हैं कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जिसको विंड पॉलिनेशन कहते हैं। प्रोटेक्ट्स द क्रॉप और प्लांट्स ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इट मेंटेन्स वार्मथ यानी टेम्परेचर को गर्म रखना। गर्म कहने का मतलब है कि हम जानते हैं अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता। तो ये एटमॉस्फेयर के वजह से ही हमारा जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो है मेंटेन वार्मथ टू दी प्लांट लाइफ। ठीक है, और वार्मथ कहने का मतलब है कि ऑप्टिमम कंडीशन देना। ठीक है, प्लांट लाइफ के लिए। और जो लास्ट है, इट प्रोवाइड्स रेन टू द फील्ड क्रॉप्स एज इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर वेपर्स क्लाउड्स। यानी कहने का है कि एटमॉस्फेयर जो है एक सोर्स है वाटर वेपर्स और क्लाउड्स का, इसीलिए वो हमें रेन भी प्रोवाइड करता है फील्ड क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पे आते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मैंने जैसे बताया कि 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है यानी O2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 78%, आर्गन गैस जो कि एक नोबल गैस है वो 0.93%, CO2 0.03, लेकिन ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, अब जो CO2 का है वो 0.04% हो गया है। नियॉन 0.018, ठीक है, और हीलियम 0.0005% होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे जो भी इनर्ट गैसेस के बारे में इसलिए बात करी है क्योंकि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी नोबल गैसेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और प्योर ऑक्सीजन को हम कभी नहीं लेते, कभी मिक्स्ड एयर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इनके बारे में भी डिस्कस किया है कि इनका परसेंटेज क्या होता है, और ये जो भी नोबल गैसेज है वो अनरिएक्टिव होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने इस डायग्राम से आपको बताया है कि जो अर्थ का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो डिफरेंट
लेयर्स में बटा हुआ है, मतलब वो उनका भी सब लेयर्स है। जो सबसे लोअर रीजन पे होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो रीजन है, जो ट्रोपो जो वर्ड है इसमें, ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग और द टर्बुलेंस एंड स्फेयर मीन्स रीजन। कहने का मतलब है ट्रोप का मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग, ठीक है, और स्फेयर का मतलब क्या हो गया, रीजन, मतलब मिक्स्ड रीजन है। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर इज 14 किलोमीटर। कहने का मतलब अर्थ सरफेस से 14 किलोमीटर अबव जो होता है मतलब सी लेवल से, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। और इक्वेटर से 16 किलोमीटर है, और जो पोल है उसे 7 to 8, क्योंकि पोल्स का हम हाइट जानते हैं वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ से जो अर्थ सी लेवल से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो कम होता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो अर्थ का एलिवेशन है, अप डाउन है, जो जियोग्राफी है वो बराबर हर जगह नहीं है। ठीक है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर का जो क्या कहते हैं हाइट होता है वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, और सीजन टू सीजन भी चेंज करता है। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स अकर्स इन दिस स्फीयर। इसी स्फीयर में जितने भी क्लाउड, थंडरस्टॉर्म ही होते हैं वो सारे इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, सो इस लेयर को हम सीट ऑफ वेदर फिनोमेना भी कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर को। ये जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना आपको याद रखनी है। मैंने स्लाइड पे नहीं डाला कि स्लाइड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता, लेकिन आप ये जब लेक्चर सुनोगे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर कर रहा हूँ, तो अब इसको अच्छे से सुनना कि ट्रोपोस्फेयर लेयर को हम सीट ऑफ वेदर फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ हाइट। यहाँ पे ध्यान रखना कि विंड वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं बढ़ता जाता है, और अगर हम बात करें जब बढ़ता जाता है तो सबसे जो टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे ट्रोपोस्फेयर का, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो विंड स्पीड होगी वहीं पे पाए हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एलिवेशन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता जाता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, और यही चीज़ को हम लैप्स रेट बोलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे आगे आगे की स्लाइड्स में कि लैप्स रेट क्या होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, सो द ट्रोपोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो। ठीक है, क्योंकि जो रेज आ रहा है सन से वो अर्थ सर्फेस पे टकरा रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो नीचे का एटमॉस्फेयर है ना वहाँ से वो हीट ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब हीट वहाँ से स्टार्ट होता है। इसी वजह से जो नीचे वाला जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है वो ज़्यादा हीटेड होता है और ऊपर वाला कम होता है। In this layer, about 75% of the total gases and most of the moisture and dust particle are present। कहने का मतलब 75% of the total gas, moisture और dust particle इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इंटरचेंज होता है ट्रोपोस्फेयर से, हम स्ट्रेटोस्फेयर में जब जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर जहाँ एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, the top of the troposphere there is a shallow layer separating it from the stratosphere is known as tropopause। ठीक है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक पतला सा सैलो लेयर होता है जो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, द ट्रोपोपॉज लेयर इज थिन एंड इज हाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड इट इज अ ट्रांजिशनल जोन एंड डिस्टिंक्टली कैरेक्टराइज्ड बाय नो मेजर मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब इसमें एयर का जो मूवमेंट होता है वो मेजर नहीं होता, मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी मैं स्लाइड आगे करना भूल गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो ये डायग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मैंने वाई एक्सिस पे रखा है हाइट और जो एक्स एक्सिस रखा है उस पर टेम्परेचर रखा है। आप देख रहे हो ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसमें मैंने क्या दिखाया है, टेम्परेचर जो है वो आप एक्स एक्सिस से मिलाओ ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो गया, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर से -80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लेयर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। और मैंने जैसे बताया था लैप्स रेट क्या होता है, डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर विथ हाइट इज नोन एज नॉर्मल और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जो कि ट्रोपोस्फेयर लेयर में कितना है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा जो है ये जो आपको जोन जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। अब देखो हम जैसे दूसरे लेयर में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, जैसे हाइट बढ़ता जाएगा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, यानी -80 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ से टेम्परेचर कहाँ राइज करेगा, अप्रॉक्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके ऊपर। ठीक है, वो भी कोल्डर ही क्लाइमेट है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या है वो भी कोल्डर है। तो सेकंड जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर एग्जिस्ट अबव द ट्रोपोपॉज के ऊपर होता है अराउंड 20 किलोमीटर ऑनवर्ड्स।
ठीक है। इस यानी कहने का मतलब है कि आप देखो 20 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये 40-50 किलोमीटर तक जाता है, मतलब 20 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। एंड इट मतलब जो एल्टीट्यूड है अगर ज़मीन से मिलाएंगे तो 50 से 55 किलोमीटर तक ये होता है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अभी मैंने ऊपर में क्या बोला था, उसको क्या बोला था सीट में, याद है? अभी मैंने ऊपर में बोला था कि ये जो सीट है वो फिजिकल चेंजेस का है, यानी वेदर फिनोमेना का है, ठीक है। वेदर फिनोमेना का सीट किसको बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर को। स्ट्रेटोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द टेम्परेचर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट एट अराउंड 20 किलोमीटर, मतलब हम ऊपर की तरफ 20 किलोमीटर बढ़ते हैं जब इस लेयर में, तो टेम्परेचर जो है मतलब 20 किलोमीटर जो हमारा इसका लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो क्या करता जाता है, राइज करता जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीजेज विथ हाइट, ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ट्रोपोपॉज, ठीक है, और द ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज द ट्रोपोस्फेयर इज हायर एट द इक्वेटर दैन एट द पोल्स। कहने का मतलब है कि जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर का, चौड़ाई, ठीक है, वो इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे क्या है, कम है, ठीक है। इन द अपर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट एज हाई एज दोज नियर टू द अर्थ सरफेस। क्या इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में जाएंगे, टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट एज हाई एज दोज नियर द अर्थ सरफेस। जैसे अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर आप देखो, नॉर्मल टेम्परेचर 20 होता है, और ये देखो अप्रॉक्स 10 के अराउंड इसका टेम्परेचर पहुंच रहा है, ठीक है, हायर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे। इसमें आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखो कि ये जो लेयर है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमें बचाता है, यानी इसमें जो हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करता है अर्थ सरफेस तक पहुंचने में, ठीक है। लेस कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इट इज वार्म एट द टॉप एंड कोल्ड एट द बॉटम। कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर इनमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देयर इज नो परसिस्टेंस ऑफ सर्कुलेशन पैटर्न एंड हाई विंड स्पीड, ठीक है, मतलब इसमें जो है जो विंड का फ्लो है वो हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं देखते हैं, ठीक है। द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोपॉज, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हम जाएंगे, आएगा थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, जिसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। अब मेसोस्फेयर जो है, अब अगर हम बात करें तो मेसोस्फेयर जो है मेसोपॉज के ऊपर, सॉरी, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन 30 to 60 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द लेयर इज नोन एज ओजोनोस्फेयर। मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ओजोन गैस का सबसे ज़्यादा होता है। ए प्रॉपर्टी ऑफ द ओजोन इज दैट इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। Had there been no layer of ozone in the atmosphere, the ultraviolet rays might have reached the surface of the earth। कहने का मतलब है कि यही ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, अगर वो नहीं करता तो हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द ओजोनोस्फेयर इज हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय ओजोन, ठीक है। इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है उसका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेस दिस स्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड कीमोस्फीयर, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यूवी रेडिएशन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस लेयर को हम लोग कीमोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेसोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है। मतलब ओजोनोस्फीयर क्या है, एक पार्ट है मेसोस्फीयर का जहाँ पे ओजोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम ओजोनोस्फीयर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैसे? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। लेकिन अगर जैसे वो ओजोनोस्फीयर लेयर को पार करके मेसोस्फीयर रीजन में हम चले जाते हैं जहाँ पे ओजोन खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा हाइट के साथ। बेसिकली 50 to 80 किलोमीटर, यानी 50 से स्टार्ट हो रहा है और 80 किलोमीटर तक हम जब जाते हैं तो उसको मेसोस्फीयर लेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज करेगा हाइट के साथ। द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है उसको हम लोग पॉज बोलेंगे, तो मेसोपॉज कहलाता है। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमोस्फेयर where temperature reaching the lowest value nearly -95 degree centigrade at the mesopause
यानी 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 95 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर होता है। और जो लास्ट है वो है थर्मोस्फीयर, जिसको हम अदर नेम आइनोस्फीयर से भी जानते हैं। द थर्मोस्फीयर लेयर इज लाइज बियॉन्ड द ओजोनोस्फीयर यानी मेसोस्फीयर एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक माना जाता है कि आयनोस्फीयर यानी थर्मोस्फीयर प्रेजेंट है। द एटमोस्फीयर ऑफ द आयनोस्फीयर इज पार्शियली आयनाइज्ड enriched ion zones exist in the form of distinct ionized layers, so it is called ionosphere। कहने का मतलब है कि एटमोस्फेयर का ये रीजन जो है पार्शियली आयनाइज्ड आयन से यानी आयन जोन उसको कहा जाता है। इसमें बहुत सारे आयंस के लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है हीट का और टेम्परेचर का कि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इनको आयनोस्फेयर्स कहते हैं। अबव द मेसोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज अगेन। कहने का मतलब है कि देखो स्ट्रेटोस्फेयर गए, स्ट्रेटोस के ऊपर हम क्या गए, मेसोस्फेयर गए, मेसोस्फेयर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे फिर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। अबव द मेसोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज अगेन विद द ऑर्डर ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है अगर हम मेसोस्फेयर लेयर के ऊपर जाते हैं। द आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बिकॉज of one of the multiple reflections of the short wave radio beams from the ionized cells। कहने का मतलब है ionized cells यानी जो ionized layer है वहाँ से हमारा radio beams क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। so long distance radio communication is possible due to this layer। ठीक है, यानी जो अर्थ सरफेस पे जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो आइनोस्फेयर पे रेडिएशंस यानी जो रेडियो बीम्स है वो वहाँ भेजता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर्स उसको रिसीव करता है। तो इसी लेयर के वजह से जो कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, वो पॉसिबल हो पाया है। और जो आइनोस्फेयर के बाद जो सबसे लास्ट जिसका कोई यूज़ नहीं है वो है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी आउटर स्फेयर। The outermost layer of the Earth atmosphere is named as exosphere, and this layer lies between 400 km to 1000 km. At such greater height, the density of the atoms in the atmosphere is extremely low. डेंसिटी बहुत कम है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम कम, बहुत ज़्यादा कम है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज प्रीडोमिनेट इन द आउटर मोस्ट रीजन। कहने का मतलब वहाँ पे जो मोस्टली गैसेज पाई जाती हैं हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। At an altitude above 500 to 600 km, the density of the atmosphere comes so low that the collision between the natural particle become extremely rare। कहने का मतलब डेंसिटी इतना कम हो जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि 500-600 किलोमीटर का जो रेंज होता है ना, जो डिस्टेंस का, वहाँ पे मतलब जो नेचुरल कोलिजन होना चाहिए पार्टिकल्स में वो भी बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे रेयर ही होता है कि कोई भी पार्टिकल का कोलिजन होगा। ठीक है, आपको मैंने लैप्स रेट बता दिया क्या हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लैप्स रेट के आगे आता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन दी इज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर मास थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज नोन एज एडियाबेटिक लैप्स रेट। The thermodynamic transformation which occurs without exchange of heat between the system and the environment। इस पॉइंट से आपको ये समझना है कि एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, मतलब हीट एक्सचेंज जहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, जहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाओ, वहाँ पे एयर में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो नहीं हो, हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर in an ascending or descending air mass through adiabatic process is known as adiabatic lapse rate। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मे बी ये थोड़ा सा लेक्चर बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं, तो मे बी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अगर आपको अभी भी लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट में अगर डिफरेंस चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। किसी को कुछ भी दिक्कत है हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को फॉलो करें और हमारे साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को भी इस लेक्चर की PDF या PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पर जाके उसको डाउनलोड कर सकता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।